जय हिंद दोस्तों, मैं आर.एस. सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल एनएससी ज्ञानी पर। कल हम क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें हम लोग कल पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़े थे, और फिर हम लोगों ने रासायनिक समीकरण को दो प्रकार होते हैं वो भी पढ़े थे। रासायनिक समीकरण का दो प्रकार, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़े थे। उसके बाद जो रासायनिक अभिक्रियाएं से जो परिवर्तन होता है उन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे अवक्षेप का बनना, रंग का बदलना, गैस का उत्सर्जन, इन सभी चीजों के बारे में। जो कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ये सभी चीजें बदलाव देखने को मिलता है। हमने कल रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए भी विधि हमने बताया था। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का दो विधियां बताई थी, जिसमें हमने बताया था, पहला विधि बताया था अनुमान विधि यानी हीट एंड ट्रायल विधि, जो हमने बताया था वो उसको हमने बताया था। उसके बाद आज इसको हम लोग दूसरा विधि पढ़ेंगे, बीजगणितीय विधि। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। तो रासायनिक समीकरण का संतुलित करने का एक ही रीजन है कि हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का जो सिद्धांत है उसको पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण से होने वाले फायदे हम लोग क्यों करते हैं, क्यों लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में हम लोग क्यों लिखते हैं, तो इन सभी चीजों के बारे में भी हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, जिसमें हम बताए थे कि रासायनिक समीकरण को जब हम लोग संतुलित करते हैं, रासायनिक समीकरण को जब हम लोग रासायनिक मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इससे क्या हमारे समय की बचत होती है, पेज की भी बचत होती है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके थे। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे दूसरा विधि, जो हमने कल इसका पहला विधि बता दिया था, हीट एंड ट्रायल विधि, अनुमान विधि। आज हम पढ़ेंगे बीजगणितीय विधि से हम लोग कैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया को, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को, समीकरण को हम लोग कैसे संतुलित करेंगे। किसी असंतुलित समीकरण को हम लोग कैसे संतुलित करेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इस विधि में हमने लिख भी दिया है कि इस विधि में क्या करना है हमको, असंतुलित समीकरण में प्रत्येक सूत्र को अलग अलग चर पद इसमें ए बी सी एक्स वाई जेड जो होता है वेरिएबल, उससे हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। उसके बाद सभी चर पदों को अनुपात में, उसके मतलब क्या करते हैं, उसके अनुपात में ज्ञात कर लेते हैं कि उसका अनुपात क्या होगा, उसका रेशियो क्या होगा। उसके बाद जिससे समीकरण क्या होगा, मतलब उसके बाद हम उसका मान जो अनुपात आ जाता है वो अनुपात का वैल्यू हम लोग उसमें समीकरण में डाल देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, समीकरण संतुलित हो जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। जब हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन का प्रेजेंटेशन में हम लोग जलाते थे क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इसको हम लोग संतुलित कैसे करते हैं, तो देखिए जैसे कि मैग्नीशियम का फॉर्मूला हम जानते हैं कि Mg ऑक्सीजन का वो होता है लेकिन O2 के फॉर्म में रहता है, इसलिए जब बनेगा तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसमें हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम पहले से संतुलित है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, इसका मतलब ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि चार पद ए बी सी से इसमें गुना कर देते हैं, तो ए से इसमें गुना कर देते हैं Amg, बी से इसमें गुना कर देंगे BO2, सी से गुना कर देंगे CmO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे हमने गुना कर दिया, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, चार पद ए बी सी से गुना करने पर जब हम गुना किए तो हमको ये इक्वेशन मिला। अब हम क्या करते हैं, तत्वों के परमाणु संख्याओं के आधार पर इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम कितना है यहाँ पर एक, तो मैग्नीशियम को यानी ए हो गया, और यहाँ पर कितना है सी है, तो सी, तो यानी ए इक्वल टू सी हो जाएगा इसमें। और देखिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 है, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा 2b हो जाएगा। और इधर क्या है ऑक्सीजन, तो एक ही है और वो सी से तो सी हो जाएगा। जैसे कि अब हम देखते हैं, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया, इसको इक्वेशन सेकंड, यानी a इक्वल टू सी और 2b इक्वल टू सी। तो हमने b इक्वल टू क्या कर दिया, 2 इधर लेके चला है समीकरण सेकंड से, हम जो समीकरण सेकंड को सॉल्व करेंगे तो 2b इक्वल टू सी लिखेंगे, 2b इक्वल टू सी जब हम लिखेंगे तो क्या जाएगा, b इक्वल टू सी बाय 2 हो जाएगा, b इक्वल टू क्या जाएगा सी बाय 2। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब b का वैल्यू आ गया, ऑलरेडी हमको सी का a का वैल्यू है, a इक्वल टू क्या है सी, तो हम लोग समीकरण फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से क्या करते हैं, a इज टू b इज टू सी लिखते हैं। यानी ऐसे लिखने के बाद क्या लिखेंगे, a का वैल्यू क्या है, a इक्वल टू सी है, तो हम a का वैल्यू सी लिखेंगे, सबको एक ही चर में हम लोग ले आएंगे। और उसके बाद b इक्वल टू क्या है, तो b इक्वल टू सी बाय 2 है, सी बाय 2 ले लेंगे, और सी तो सी ही है।
इसके बाद हम जो भी सेम वेरिएबल का टर्म हमने निकाला वो सेम वेरिएबल क्या कट जाएगा। उसके बाद इसमें से क्या यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचेगा ही, क्योंकि हम लोग 1 ऑब्वियसली लिखते नहीं है ऐसे इक्वेशन में। और 1/, इसका हो जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा 1। अब देखिए ये एक पूर्ण संख्या के रूप में जो अनुपात में आना चाहिए वो नहीं है, इसीलिए हमको इसको सबसे पहले क्या करना है, पूर्ण संख्या के अनुपात में बदलना है। इसको क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1, 2 और 1 इसका क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 1, 2 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 1 और 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। एलसीएम कितना आ जाएगा 2। तो 2 से क्या करेंगे हम इस तीन टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 2 से करेंगे, 1 को 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1/2 को जब हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 को फिर 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। इससे हमको क्या मिला, इससे हमको मिल गया कि यहाँ ए बी और सी का रेशियो मिल गया। ए बी सी हम एक अनुपात में निकाल लिए, ए बी और सी। तो ए इक्वल टू क्या होगा, ए का वैल्यू अगर 2 होगा, बी का 1 होगा और सी का 2 होगा। जब ये अनुपात में वैल्यू आ जाता है तो हमने बताया है कि इसको क्या करना है, उसके मान को असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या करना है, बैठा देना है, रख देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है Mg प्लस BO2, ये हमने इक्वेशन निकाला था। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू डालेंगे। ए का वैल्यू 1 है तो 1 है तो 1, सॉरी ए का वैल्यू 2 है तो 2 है तो एक जगह क्या लिखेंगे 2 Mg हो गया। बी की जगह बी का वैल्यू क्या है 1, तो हम लोग बी की जगह 1 डालेंगे तो यानी O2 हो जाएगा। 1 हम लोग लिखते नहीं है इसीलिए। और सी का वैल्यू कितना है 2, इसीलिए हम सी की जगह क्या डालेंगे 2 डालेंगे। इससे अब हम आप मतलब देख रहे होंगे कि मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है 2 मोल है, तो यहाँ भी मैग्नीशियम 2 मोल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई है। ऑक्सीजन 2 मोल है, यहाँ ऑक्सीजन भी क्या अपना 2 मोल हो गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो क्या है सारा रासायनिक समीकरण क्या होगा, बिल्कुल संतुलित हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोग जितना भी रासायनिक समीकरण होंगे उन सभी को हम लोग संतुलित कर सकते हैं। जिसमें मान लीजिए प्रोडक्ट के रूप में एक और प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे हम लोग अगर तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे डी करके हम लोग डाल के उसको ऐसे अनुपात में ले आएंगे और उसके बाद उसको हम सॉल्व करके एबीसी का वैल्यू जो भी है उसमें हम लोग डाल देंगे इक्वेशन में। तो हमारा इस तरीके का जितना भी इक्वेशन है असंतुलित रासायनिक समीकरण वो सब का सब क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और संतुलित करते क्यों है, तो ये हमने पहले भी बता दिया है कि इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको फिर नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्लास में हम लोग आगे इसमें अभी पढ़ेंगे और फिर इसमें पढ़ेंगे रासायनिक अप समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे संतुलित करते हैं। उसका 2 तरीका हम लोगों ने सीखा, जिसमें पहला मेथड था हीट एंड ट्रायल मेथड एंड सेकंड था अलजेब्रिक मेथड। तो उन दोनों को हमने सीखा, उसके बारे में आप लोग को फिर से प्रैक्टिस कर लेना है और एक दो बार और वीडियो को देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आए। देखने के बाद आपको पूरा सब चीज क्लियर हो जाएगा कि कैसे उसको हम लोग संतुलित करेंगे या फिर जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो सब के बारे में हम लोग क्या पढ़ा है। देखिए अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात, रासायनिक अभिक्रिया का भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, मतलब क्या बहुत सारे प्रकार की हो सकती है। जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका इंग्लिश नाम क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और नाम से स्पष्ट है तो आप समझ सकते हैं कि संयोजन इसमें क्या होता है, 2 या उससे अधिक चीजों का जोड़ना, 2 या 2 से अधिक चीजों का जोड़ना, नाम से स्पष्ट है। इसीलिए हम लोग यानी संयोजन को हम लोग संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया नाम से स्पष्ट है कि 2 या 2 से अधिक चीजों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया हुआ है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, चाहे वो तत्व हो या फिर यौगिक, तत्व या यौगिक पदार्थ में तत्व या यौगिक दोनों आते हैं। तो तत्व हो या यौगिक परस्पर संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। और जो नया पदार्थ बनता है उस नए पदार्थ का गुण बिल्कुल मतलब मूल पदार्थ जो होते हैं उनसे बिल्कुल भिन्न होते हैं, मूल पदार्थ जो होते हैं उनसे बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। जैसा कि हमने एक ये एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल के रूप में देखें, यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे क्या है, सल्फर है।
जब हम आयरन और सल्फर को रिएक्ट कराए तो क्या बना, फेरस सल्फाइड बना, यानी आयरन सल्फाइड बना। क्या बना है, आयरन सल्फाइड बना है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं Fe किसका सांकेतिक होता है, तो आयरन का होता है, S4 सल्फर का होता है, और जब ये रिएक्ट करा तो क्या बना, आयरन सल्फाइड। क्या बना है, आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड बना। फिर देख रहे हैं ये कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, यानी शुष्क चूना भी कहते हैं। उसको जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या बना है, CaOH2। ये इसको लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो देखिए ये दो जब पदार्थ मिला है, दो पदार्थ का जो हम लोग संयोजन कराए हैं, तो एक पदार्थ हमको नया पदार्थ मिला है जिसका गुण बिल्कुल इन पदार्थों से बिल्कुल ही अलग होता है। अब हम लोग चलो बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन को ही हम लोग दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे हमने संयोजन का दूसरा नाम संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे आप देखिएगा कि कहीं कहीं पर सिर्फ डायरेक्ट आपको लिखा जाएगा, पूछा जाएगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, उसके बारे में बताएं, या फिर संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है, ऐसा अगर दिया रहे तो संश्लेषण या संयोजन दिया रहे दोनों का एक ही नाम होगा। उसी प्रकार से वियोजन और अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया बिल्कुल संयोजन का उल्टा वर्ड होता है, वियोजन विपरीत शब्द होता है। इसमें क्या होता है कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं तो संयोजन अभिक्रिया होता है। जबकि वियोजन में क्या होता है, जब हम इसको तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं, यानी दो या एक या दो, मतलब दो या दो से अधिक, एक भी हो सकते हैं इसमें, यानी जब कोई बड़े यौगिक का अणु टूटता है और दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में बदल जाते हैं, तो इस प्रकार के हम लोग अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वियोजन अभिक्रिया वह है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं, दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एग्जांपल में लिया कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, जिससे क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। आप देख रहे होंगे ये एरो किसका सिंबल होता है, ये गैस उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, गैस उत्सर्जन का सिंबल है। क्या है, गैस उत्सर्जन का सिंबल है। कुछ ऐसे सिंबॉलिक जो इक्वेशन में देखने को मिलेगा, जो रासायनिक इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में देखने को मिलेगा, उनके बारे में हम बताते चलेंगे। ये एरो किस चीज का सिंबल है, तो हमने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया गैस उत्सर्जन। और ये कौन सी गैस उत्सर्जन हो रहा है, CO2 बन रहा है। इसमें जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करा, मतलब इसको तोड़ते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में होता है। अब KClO3, जब KClO3 को हम लोग रिएक्ट कराते हैं, तोड़ते हैं जब, तो इसमें बनता है KCl पोटेशियम क्लोराइड और प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ये एरो से आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है। वो कौन सी गैस निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस निकल रहा है। तो ये हमने अभी दो अभिक्रिया बारे में बताया है, और रासायनिक संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। इसको नोट कीजिए। उसके बाद जो है सो हम लोग ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम साइड हो जाते हैं और तो हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो दो रिएक्शन के बारे में पढ़ा, दो अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, तो ये प्रायः क्या होता है कि जब हम किसी धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, यानी किसी मेटालिक ऑक्साइड या क्लोराइड होता है, उससे होकर के वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, उससे होकर के जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो क्या होता है कि उसमें जितने भी धातु होते हैं वो कैथोड पर जाके के जमा हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, और जितने भी जो ऑक्साइड हैं या फिर क्लोराइड है वो जाकर के एनोड पर जाके जमा हो जाता है। तो ये एनोड और कैथोड के बारे में भी लोग बता देंगे, अभी बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया होता क्या है। तो देखिए, जब कुछ धातु के द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड कहने का मतलब यह कि लिक्विड फॉर्म में वो होना चाहिए, लिक्विड के रूप में होना चाहिए, उससे होकर जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो क्या होता है, अपघटित हो जाते हैं। अपघटित मतलब क्या, वो टूट जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। और इस अपघटित हो जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि धातु कहाँ पर जाकर, कैथोड पर, तथा ऑक्सीजन या क्लोरीन कहाँ पर जाकर होता है,
एनोड पे जाके मुक्त हो जाता है, यानी एनोड पे जाके वो जमा हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि 2NaCl, जैसे कि देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2NaCl 2 मोल हमने क्या लिया, NaCl लिया। इसमें जब लिक्विड फॉर्म में ये है, कैसा है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन में है। उसके बाद इसमें जब क्या किए कि विद्युत धारा जब प्रवाहित किए तो क्या हुआ, देखिए कि कैथोड पे जाकर क्या जमा हो जाता है, सोडियम जमा हो जाता है, और क्लोरीन पे जाकर क्या जमा हो जाता है, सॉरी एनोड कहाँ जमा हो जाता है, सॉरी कैथोड, क्लोरीन कहाँ जमा हो जाता है, एनोड पे जाके जमा हो जाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए कि कैथोड और एनोड क्या होता है। जब आप देखे होंगे कि बड़ा जो बैटरी होता है उसमें देखें तो 2 पोल आपको देखने को मिलेगा, 2 टर्मिनल उसमें देखने को मिलेगा। इसमें एक टर्मिनल यहाँ लगा रहता है, एक टर्मिनल ऐसे लगा रहता है आसपास में। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग एनोड कहते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है, और नेगेटिव टर्मिनल क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल पर जाके क्या जमा हो जाता है, धातु जमा हो जाता है। क्योंकि इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि धातु क्या है, विद्युत धनात्मक तत्व है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, वो ऋणात्मक पे जाके क्या होता है, वो जमा हो जाता है। चलिए हम लोग अगला पढ़ते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि वो अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को, समझिए कि किसी अभिक्रिया में किसी यौगिक में उपस्थित जितने भी किसी परमाणु होता है या परमाणु के समूह होता है, तो किसी दूसरे परमाणु द्वारा जब विस्थापित कर दिया जाता है यानी हटा दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम देखिए एक आयरन और प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन और कॉपर सल्फेट को जब हम रिएक्ट करवाएं तो क्या बना हमको, आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट और कॉपर मिला। इसमें आप देख रहे होंगे कि सल्फेट के साथ कॉपर के साथ क्या जुड़ा हुआ था, सल्फेट, यानी सल्फेट किसके साथ जुड़ा हुआ था, कॉपर के साथ। लेकिन जो हमको प्रोडक्ट मिला उसमें क्या, सल्फेट किसके साथ जुड़ा हुआ है, आयरन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन ने क्या किया, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, यानी हटा दिया, विस्थापित कर दिया। क्या क्या, कॉपर को हटा दिया और खुद इसके साथ क्या क्या रिएक्ट करके एक नया यौगिक बना दिया। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें क्या, आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को हटा दे रहा है। दूसरे हमने एक लिया है कॉपर प्लस 2 AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो ये जब हम लिए इसको रिएक्ट कराए तो क्या बना, कॉपर नाइट्रेट, और ये क्या बना, Ag सिल्वर अलग हो गया। तो इसमें आप देख रहे हो कि कॉपर क्या क्या है, सिल्वर को हटा करके नाइट्रेट के साथ क्या क्या है अपना कॉम्बिनेशन कर लिया है। कॉपर किसको हटाया है, सिल्वर को। इसमें तो आयरन किसको हटाया है, कॉपर को। तो देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, इसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे, जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होंगे, वो कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। जो कम लेस रिएक्टिव होंगे, कम रिएक्टिव होते हैं, उसको क्या करता है, वो हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है और उसका स्थान वो ले लेता है। तो इस दोनों रिएक्शन हमने ये देखा, हमने यहाँ पे नोट में भी लिख दिया कि इन दोनों अभिक्रिया हम देखते हैं कि आयरन कॉपर की तुलना में, आयरन क्या है, कॉपर की तुलना में, तथा इसमें देखते हैं कि कॉपर सिल्वर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। क्या है, अधिक क्रियाशील है। ये आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तब तो इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर किससे ज्यादा, यहाँ कॉपर सिल्वर से ज्यादा है, इसीलिए कॉपर ने क्या किया, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस दोनों को लिखिए, फिर हम लोग आगे का रिएक्शन पढ़ते हैं। तो अभी आपने पढ़ा इससे पहले एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें हम बताए थे कि किसी बड़ी मतलब किसी यौगिक से क्या करते हैं, उसको मतलब एक अधिक क्रियाशील तत्व या यौगिक क्या करता है, उसको विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो नाम से स्पष्ट है, उभय इसमें डबल यानी दोनों तरफ हो सकता है। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय मतलब एक्सचेंज करना, इसमें आदान प्रदान करना, एक दूसरे को अदला बदली कर लेता है। अपने आयनों को क्या करता है, अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, दो नए यौगिक का निर्माण करता है। उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या कहता है कि दोनों यौगिक क्या करता है, अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, अपने आयनों का एक्सचेंज करता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल में लिए, देखिए आप NaCl और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो NaCl सोडियम क्लोराइड को देखिए, ये
जब इसमें से क्या होता है कि सोडियम क्या करेगा यहाँ Ag को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, सिल्वर को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर NaNO3 बना देता है। देखिए इसमें क्या करता है, दोनों एक दूसरे का आयनों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। AgCl बनता है और NaNO3। AgCl के पास आप देखेंगे कि एरो नीचे की ओर लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है। जब एरो नीचे की ओर रहे तो उसका मतलब ये होता है कि क्या बन रहा है, अवक्षेप बनता है। तो अवक्षेप को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे की ओर, एरो नीचे की ओर। अवक्षेप इससे पहले भी हमें बता चुके हैं कि क्या होता है, अघुलनशील ठोस होता है। दूसरा एग्जांपल हमने लिया फेरस सल्फाइड और क्या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसको जब हमने रिएक्ट कराया तो क्या बना, फेरस सल्फेट बना और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के पास आप एक एरो ऊपर की ओर देख रहे होंगे। ये एरो ऊपर की ओर रहने से मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। कौन सा गैस बन रहा है, H2S या हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, तो इससे पहले नाम से स्पष्ट है, यानी अवक्षेप का बनना, या जहां पे अवक्षेप बनेगा यानी एक अघुलनशील ठोस बनेगा, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो वो अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से क्या होता है, पृथक हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। ठोस के रूप में अगर पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने ऊपर में भी लिया था, NaCl AgNO3। जब इसको रिएक्ट कराया तो AgCl बना, जो ये क्या है, ये एरो नीचे की ओर दिखा रहा है, ये अवक्षेप बन रहा है, और NaNO3। चलिए अब हम बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई अम्ल भस्म के साथ यानी एसिड बेस का जब रिएक्शन होता है तो उसमें क्या बनता है, आपको लवण बनेगा और क्या बनता है, जल बनता है, साल्ट एंड और वाटर बनता है। उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी वो अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे HCl, ये क्या है, ये एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म। तो ये अम्ल और भस्म का जब हम देखिए रिएक्शन कराए हैं तो क्या बना है, NaCl। NaCl क्या है, एक लवण है, साल्ट, कॉमन साल्ट जिसको हम लोग कहते हैं, और H2O जल। तो इससे आप देख रहे हैं कि जब हम एसिड और बेस को जब रिएक्ट कराएं तो हमें क्या मिला, साल्ट एंड वाटर मिला। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अभी उभय विस्थापन अभिक्रिया, इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, अवक्षेपण अभिक्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो आप इस रिएक्शन के नाम में भी देख रहे हो कि क्या है, प्रकाश लगा हुआ है। तो इसका मतलब कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जो प्रकाश की उपस्थिति के कारण होता है, उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2 + Cl2, जब प्रकाश की उपस्थिति में दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो HCl बनेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर हम वैसे मिला करके भी रख दें, अंधेरे कमरे में रख दें, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का परमाणु अलग अलग वैसे रहेंगे, इस दोनों में कोई रिएक्शन नहीं होगा। जब इसी को हम हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु जब अच्छे से मिला करके उसको अगर हम धूप में रख देते हैं, प्रकाश में रख देते हैं, तो वो क्या होता है, रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा। और आप देख रहे हैं कि ये दूसरा हमने एक रिएक्शन एग्जांपल में लिया है कि सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, जब सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग धूप में ले जाते हैं तो धूप में जैसे ही वो सनलाइट उसको मिलेगा, वो क्या करेगा, रिएक्ट होकर के क्या होगा, वो टूट जाएगा, वियोजन अभिक्रिया भी हो जाएगा इसके साथ साथ। देखिए ये टूट करके दो अणुओं में बदल गया है, तो क्या बनेगा, ये सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलिए हम लोग बात करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है कि किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ता है, या फिर उसमें हाइड्रोजन का फिर निष्कासन होता है, यानी हाइड्रोजन उससे निकलता है या हाइड्रोजन की ह्रास होती है या कमी होती है। अगर इस प्रकार की कोई अभिक्रिया होती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहेंगे, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे कि देखिए अब कार्बन और प्लस ऑक्सीजन, कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है कार्बन के साथ, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, इसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। दूसरी बात हमने इसमें कहा कि ऑक्सीजन का संयोग हुआ, मतलब पहली बात, और दूसरी बात हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ। तो हाइड्रोजन का निष्कासन के लिए एक दूसरा एग्जांपल ले लिया है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन। जब हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन के बीच हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा और सल्फर गैस अलग हो जाएगा। देखिए आप इसमें देख रहे होंगे सल्फर, तो इसमें देख रहे होंगे कि देखिए ये हाइड्रोजन, इसमें देखिए हाइड्रोजन का वियोग हुआ, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ था, सल्फर के साथ जुड़ा हुआ था, जबकि हाइड्रोजन हट करके सल्फर मतलब अलग हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है। तो अब देखिए हम बात करेंगे अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया ठीक ऑक्सीकरण की उल्टा है। अवकरण यानी रिडक्शन रिएक्शन, तो ठीक ऑक्सीकरण का उल्टा है। इसमें क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था इस, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा था, निष्कासन हो रहा था। लेकिन अगर हम बात करें अवकरण अभिक्रिया में तो ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का संयोग होता है, यानी हाइड्रोजन किसी तत्व या यौगिक के साथ जुड़ता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, उसका निष्कासन होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है। जैसे कि देखिए H2 + Cl2, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। और CuO + H2, इसके बाद में हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, कॉपर अलग और वाटर बन जाएगा। आप देख रहे होंगे कि कॉपर ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, वियोग हो गया इसमें। तो इस प्रकार का अभिक्रिया हम लोग क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे कि ये ऑक्सीकरण और अवकरण जो हुआ, तो ये इसमें ये ऑक्सीकरण क्यों हुआ, अवकरण क्यों हुआ, इसमें ऑक्सीकारक क्या है, अवकारक क्या है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो ये सभी चीजें जितना हमने पढ़ाया है, इसमें अगर कहीं कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को आप 1-2 बार देखिएगा तो सारा चीज समझ में आ जाएगा, जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा। और इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जो तैयारी कर रहे होंगे 10th की, उसको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इनको शेयर कीजिए। NSC ज्ञानी, जहां कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।